हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में दिए हुए पाठ मेरे बचपन के दिन का अध्ययन करेंगे। यह एक संस्मरण है और यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि संस्मरण होता है कि जो अपनी यादों से निकाल के कुछ बातों को जब हम लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो जानते हैं आज का पाठ कि मेरे बचपन के दिन उनके लिए किस तरह से खास है। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उन्हें अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि लेखिका ऐसे परिवार से थी जहाँ पर किसी भी लड़की का जन्म नहीं होता था, उनको जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो बड़ी ही मिन्नतों से, बड़ी ही मन्नत करके, पूजा करके उन्होंने उनके पिताजी ने लड़की मांगी थी भगवान जी से। तो 200 वर्षों के बाद उनके घर में लड़की पैदा हुई। जो कौन पैदा हुई? महादेवी वर्मा ही। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, किंतु उर्दू, फारसी पढ़ने में उन्हें कोई रुचि नहीं हुई। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी। उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई और जब वो बड़ी हुई तो उन्हें बुक्स ला करके दी, जिससे कि वह पंचतंत्र की कहानियाँ खुद पढ़ती थी और उन्हें उसमें इंटरेस्ट आता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जैसा कि हमने जाना कि मिशन स्कूल की दिनचर्या उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्हें कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल में भर्ती कराया गया था। वहाँ उन्हें उर्दू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला था। अब छात्रा इतनी बड़ी हो गई थी कि वह हॉस्टल में रहने चली गई थी। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थीं, वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थीं। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थीं, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थीं। लेखिका जब हॉस्टल में गई रहने के लिए तो वहाँ पर उन्हें हिंदू, ईसाई धर्म की लड़कियाँ मिलीं और हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थीं। और वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि उनकी रूममेट थीं, वह भी वहाँ पर थीं और वह उनसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविताएं लिखती थीं। हम सभी जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत सारी कविताओं की रचना की है, जो हम अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थीं, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। और जो लेखिका हैं यानी कि महादेवी वर्मा, उनकी माता भी भजन लिखती थीं और गाती थीं, इसलिए उन्हें देख कर के, पंचतंत्र की कहानियाँ सुन कर के वह भी लिखने के लिए प्रेरित हुई, उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गईं। फिर क्या हुआ कि महादेवी वर्मा ने कविताएं लिखना शुरू किया और लिखती रहीं। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढ ढूंढ कर उनके विषय में सभी छात्रावास में बता दिया। अब जब उनकी माता भी भजन लिखने लगती थीं और जब उनके रूममेट ही सुभद्रा कुमारी चौहान थीं, तो उन्हें भी उनको देख देख करके कविताएं लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। तो उन्होंने क्या किया कि वह छुप छुप करके कविताएं लिखने लगीं और उन्हें लिख करके अपनी कॉपी में ही रखा, किसी को नहीं बताया। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी कविताएं ढूंढी और उनको पढ़ा, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने छात्रावास की लड़कियों को बताया।
अब सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक लेखिका थीं, तो उन्होंने महादेवी वर्मा के इस हुनर को पहचाना और उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें उसके बाद से इन लोगों के बीच में मित्रता हो गई थी। फिर दोनों ही खेल के समय ही बैठकर कविताएं लिखने लगी। जब भी उनको खाली समय मिलता था वह उस वक्त बैठ कर के कविताएं लिखने लगती थी दोनों लोग। उनकी तुकबंदी पर लिखी हुई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार प्रसार का समय था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और लोग अंग्रेज़ी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। तो उस समय जो है हिंदी के प्रचार प्रसार का उसको बढ़ावा देने का समय चल रहा था। उस समय हिंदी के महत्व में कमी आ रही थी। तब जो हमारे लेखक हैं, हमारे साहित्यकार हैं, वह जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है आगे आए थे। उस समय जब हिंदुत्व पर खतरा आया तब कई नायकों ने हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। हिंदी तो वैसे हम सभी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य के बारे में बात हो रही थी, कविताओं की, कहानियों की, साहित्य के बारे में बात हो रही थी कि हिंदी साहित्य को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि हिंदी समझना और हिंदी साहित्य को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तब हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू हो गया कि यह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। अब जब प्रचार प्रसार होगा तो कैसे होगा, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा, उसके बारे में बताना होगा। तो इस तरीके के लिए जो है कवि सम्मेलनों का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के जो हेड हुआ करते थे, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वह हरिऔध जी और श्रीधर पाठक जी हुआ करते थे। यह लोग हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े विद्वान हैं और यह अपने सम्मेलनों में अपने कॉन्वेंट से जो उनकी मैडम हुआ करती थी, शिक्षिका, उनके साथ वह जाती थी और उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। लेखिका कहती हैं कि 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उन्हें, उससे ज़्यादा ही मिले होंगे। एक बार की घटना बताती हैं वह कि कविता जब उन्होंने सुनाई तो उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था वह कटोरा। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, यानी कि जिस दिन ये वाली कविता उन्होंने सुनाई उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान वहाँ पर नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाया करती थी कवि सम्मेलनों में। मैंने उनसे आकर के कहा कि देखो ये मिला मुझे। सुभद्रा जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, यानी कि बापू से तात्पर्य किसका है, महात्मा गांधी जी का। तो उसी दौरान जो है आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पर कौन आया, बापू जी आए। हम सब लोग तब अपने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे इकट्ठा करके देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तब उन्हें वो पैसे दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। उस वक्त क्या हो रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें रुपयों की ज़रूरत थी। तो सभी कोई अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचा करके महात्मा गांधी जी को देते थे। तो लेखिका भी ऐसा ही करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो चांदी का कटोरा था वह भी वह अपने साथ लेकर के चली गई थी। लेखिका ने बापू को कटोरा दिखाया और कहा कि यह जो है मुझे कविता सुनाने पर मिला है। कहने लगे, कौन कहने लगा, गांधी जी कहने लगे कि अच्छा दिखाओ मुझे। तो फिर उन्होंने उस कटोरे को उन्हें दिखाया और जब लेखिका ने वो कटोरा उनके उस सामने बढ़ा दिया तो उन्होंने उसे हाथ में लेकर बोला कि तुम मुझे इसे दोगी। तो लेखिका सोचने लगी कि अब मैं क्या कहती, तो उन्होंने अपना ये कटोरा उन्हें दे दिया। जब महादेवी वर्मा ने अपना कटोरा गांधी जी को दे दिया तो सुभद्रा जी ने कहा कि और जाओ दिखाने। तो फिर वो बोली कि देखो भाई, अब खीर तो हम तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आ गई। वह कोल्हापुर से थी। छात्रावास का जीवन जाति पाति
के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम भरा हुआ एक परिवार जैसा था। ज़ेबुन्निसा को वह ज़ेबुन कहती थी, अतः वह मराठी लड़की थी और लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। तो एक बार क्या होता है कि जो ज़ेबुन है यानी कि ज़ेबुन्निसा, उन्होंने एक बार बेगम जी को बहुत सुना दिया। उसके बाद से वो कहती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था। उस वक्त जबकि यह बात बताई जा रही है, उस समय देश में कोई भी जाति पाति भेदभाव का बात नहीं था। वहाँ पे सभी सद्भाव से रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे। अतः अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। सभी अलग अलग जगहों से आए हुए थे हॉस्टल में, तो सभी अपनी अपनी भाषाएं बोलती थे, लेकिन उससे किसी को कोई गुरेज नहीं होता था, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थीं तथा एक ही ईश्वर की प्रार्थना एवं भोजन मंत्र किए जाते थे और कोई भी विवाद नहीं होता था। लेखिका कहती हैं कि जहाँ वह रहती थी वहाँ जवारा के नवाब रहा करते थे। जवारा की बेगम साहिबा का परिवार वहाँ पर था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चचे जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थीं। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो हिंदू थे और वो मुसलमान थे, तो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं था, जाति का कोई भी अंतर नहीं था। वह जो है सद्भाव की भावना से वहाँ पर एक साथ मिलजुल करके बिना किसी भेदभाव के बड़े ही सौहार्द से प्रेम से रहा करते थे। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेक लिया। वह जो बेगम साहिबा थी उन्होंने जो है मांग कर उनसे नेक लिया। नेक कौन लेता है? बुआ लेती हैं, और जो बुआ होती हैं वो मांग करके नेक लेती हैं। तो उस हक से उन्होंने उनसे नेक लिया। जवारा बेगम ने कहा कि यह बहुत सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो जो उनके छोटे भाई थे उनका नाम किसने रखा? बेगम साहिबा ने। क्या नाम रखा था? मनमोहन। लेखिका बताती हैं कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके साथ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय का कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से लेखिका पढ़ लिख कर के एक बहुत बड़ी लेखिका बनी, उसी तरह से उनके छोटे भाई मनमोहन वर्मा भी बड़े होकर के उन्होंने वो प्रोफेसर बने और जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो है उपकुलपति रहे हैं। कहती हैं कि उस समय जो है बेगम साहिबा के साथ हम उर्दू भी बोला करते थे, हिंदी भी बोला करते थे, लेकिन वो लोग अपने घर में तो अवधी बोला करते थे, लेकिन ऐसी भाषा की कोई विभिन्नता नहीं थी। हम सब एक साथ एक ही भाषा में बात करते थे और हम लोग बहुत ही सौहार्द के साथ रहा करते थे। तो यह अब सपना हो गया है, क्योंकि अब इस तरह का वातावरण, इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है। सभी अपने अपने धर्म जाति पाति के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इसलिए ही लेखिका जो है बताती हैं कि अब वह सपना खो गया है। लेखिका कहती हैं, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। लेखिका ने इस संस्मरण के द्वारा हमसे अपने बचपन की बहुत ही अच्छी अच्छी यादों को साझा किया है। यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे तब आपको यह पाठ और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का होमवर्क है,
लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाईं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। अर्थात आप एक अपनी बचपन की याद को इस संस्मरण के सहायता से लिखने का कोशिश करें। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।